बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के अवसर पर आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, दिल्ली का मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है। आज कुहासा जैसी स्थिति बनी रही। धुंध, बादल, गरज और छींटे भी पड़े। बारिश ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन मौसम के बदलने की एकाएक उसी तरह से सूचना मिल गई है जिस तरह से कि दिल्ली का सियासी मौसम तेजी से बदल रहा है। और लगता है कि जिस तरह से दिल्ली का मौसम बदल रहा है, उसी तरह से अगले 1.5-2 महीनों में दिल्ली का सियासी मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे या फिर जेल जाएंगे। जो बीज उन्होंने नफरत, अपराध और अन्याय का बोया था, क्या उसी के शिकार वो भी होंगे या फिर जनता की तीसरी बार की मेहरबानियों से फिर से विराजमान होंगे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। तो साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इससे हमें बहुत ताकत मिलेगी। दिल्ली का मौसम वाकई तेजी से बदल रहा है और सियासी मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा है। कल तक लग रहा था कि इंडिया गठबंधन नकारा साबित होगा, इंडिया गठबंधन टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन आज की यह स्थिति है कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर मध्य भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण से भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है और चुनाव संपन्न होने में लगभग 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में परिस्थितियां कितना तेजी से बदलेंगी, इसकी आहट भी मिल रही है। इंडिया गठबंधन के 28 घटक दल में सीट शेयरिंग नहीं हुई है। यह इंडिया गठबंधन की कमजोरी है, लेकिन इसे एक सकारात्मक रूप से भी देखा जाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी 42 सीटों के साथ अकेले बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका दावा है कि इस बार 22 नहीं 35 से 40 सीटें लाने जा रही हैं ममता बनर्जी। अगर सीटों का बंटवारा वहां पर कांग्रेस और वामपंथी दलों में हो गया होता तो शायद इतनी सीटें लाने की क्षमता इंडिया गठबंधन में नहीं होती। इसी तरह से पंजाब में 13 सीटें हैं और चंडीगढ़ को मिलाकर के 14 सीटें हो जाती हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी भी है, अकाली दल है और कांग्रेस भी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहा है। लेकिन कांग्रेस उन्हीं सीटों पर उतार रहा है जिस पर आम आदमी पार्टी कमजोर लग रही है। लेकिन आज हम बात इसकी नहीं करेंगे। बहुत विश्लेषण हो चुके हैं राज्यवार, लेकिन हर विश्लेषण में अभी तक इंडिया गठबंधन की हार दिखाई जाती रही है। आज हम करेंगे उस सरकारी संस्थान CSDS लोक नीति की, जिसका सर्वेक्षण आजकल चर्चा में है और लोग आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हैं CSDS के सर्वे के आंकड़ों पर। जिस तरह से लोग विश्वास कर रहे हैं, हमें लगता है कि उस तरह से CSDS के आंकड़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो कि देखने पर सरसरी तौर पर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NDA और भारतीय जनता पार्टी के हितों को लेके पूर्वाग्रह के आधार पर आंकड़े तैयार किए गए हैं और यह पूर्वाग्रह पहली बार नहीं देखने में आया है। 2004 में भी CSDS भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन NDA को जिता रहा था।
और थोड़ा बहुत नहीं 54% वोट दिला रहा था कि एनडीए गठबंधन फिर से सत्ता में आएगा। लेकिन सीएस-डीएस लोकनीति के आंकड़े हैरानी करने वाले उस समय पैदा हुए जब 2004 का परिणाम आया। बिल्कुल उल्टा हुआ। एनडीए के बजाय कांग्रेस की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी। तो सीएस-डीएस को पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसमें सच्चाई झलकती है। जैसे इस देश में बेरोजगारी कितनी है, 83% है। और इस देश में मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी और महंगाई मुख्य मुद्दा होगा। राम मंदिर मुद्दा नहीं होगा, हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा। हिंदुत्व को मानने वाले सिर्फ 2% लोग हैं। अब देखिए 80% हिंदुओं का यह देश है और भारतीय जनता पार्टी उसी हिंदुत्व के दम पर राजनीति करती है और खुल्ला अपने को हिंदुत्ववादी पार्टी कहती है। और आज उसकी यह स्थिति है कि 2% लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। और मंदिर के आधार पर, जिसे कि एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा खड़ा किया गया था 22 जनवरी को, कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, जैसे नारे गूंज रहे थे 2024 के 22 जनवरी को। और लग रहा था जैसे कि राममय माहौल हो गया है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल करने जा रही है। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जिस तरह से आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, उससे हिंदू समाज ही, सनातन धर्मी लोग ही खफा हो गए। संत महंत से लेकर के, पुजारी से लेकर के शंकराचार्य तक ने कहा कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। और वह अनिष्ट यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में जाने वाले हैं। राम मंदिर के मुद्दे पे सीएस-डीएस का कहना है कि 8% लोग राम मंदिर के आधार पर वोट देंगे। और हमें तो लगता है, जो हमारा अपना कैलकुलेशन है, कि 8% भी नहीं देंगे, क्योंकि राम रोटी नहीं दे सकता है, राम रोजगार नहीं दे सकता है, राम इस देश के 140 करोड़ लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता है। राम एक काल्पनिक पात्र है, राम एक मिथक है। इस बात को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने अच्छी तरह से समझाया था 14 अक्टूबर 1956 को, कि राम, कृष्ण, शिव और इनके जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब के सब काल्पनिक हैं और हम इन काल्पनिक देवी देवताओं को ठुकरा करके तथागत बुद्ध की शरण में जा रहे हैं। और लगभग 5 लाख दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म में जाने की घोषणा की थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का गगनचुंबी नारा लगा था। और तथागत बुद्ध के शरण में न सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बल्कि 5 लाख अनुयायी भी चले गए थे। तो क्या हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को झुठला सकते हैं, जिन्होंने हमें विश्व का सबसे अच्छा और उम्दा संविधान दिया, जिनकी कल 133वीं जयंती है? आज से ही पूरे दलित समाज में, बहुजन समाज में, अंबेडकर वादियों में, आदिवासी समाज में धूम मची हुई है बाबा साहब को लेकर के। और इस बार सभी अंबेडकरवादी, दलित और अंबेडकर के अनुयायी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम किसी भी रूप में संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे, मनुवादियों के हाथ से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे, मनुवादियों के हाथ से। हिंदू राष्ट्र, जिसके की पुरजोर विरोधी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसी भी सूरत में हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसके लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं बाबा साहब के, और बाबा साहब को याद करते हुए कस्में खाई जा रही हैं कि हम संविधान, लोकतंत्र और भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत की रक्षा के लिए बलिदान भी दे सकते हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया में गूंज रही हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है
और जो उनका संविधान है वह आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के गले कभी नहीं उतरा है। संविधान बनने की तिथि से लेकर के आज तक इन लोगों ने संविधान का विरोध ही किया है, संविधान को जलाया है, संविधान को खत्म करने, संविधान की आत्मा को नष्ट करने की कस्में खाई हैं। सिर्फ संविधान ही नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में पिछले दिनों हर शहरों में खाई गई थी। संविधान को खत्म करने 400 वोट पाने, 400 सीट पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता ही चीख चीख करके कह रहे हैं। ऐसे में आज की तिथि में जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आ गई है, तो जयंती की पूर्व संध्या पर और जयंती के दिन करोड़ों बहुजन, करोड़ों अंबेडकरवादी अगर कस्में खा रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है, हमें बाबा साहब की विरासत को बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है, हिंदू राष्ट्र बनने से बचाना है, तो मनवादियों से संघर्ष करना होगा। और संघर्ष करने का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो है वोट पर चोट। ओबीसी, एससी, एसटी का जितना वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014-2019 में मिला था, उसका आधा भी नहीं मिलने वाला है अगर संविधान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी संविधान के खिलाफ बातें नहीं करती। हरिद्वार धर्म संसद में संविधान के विकल्प के रूप में भगवा संविधान भगवा कपड़े में लपेट करके पेश नहीं किया गया होता, अगर संविधान को जलाया नहीं गया होता, अगर संविधान के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय से लेख नहीं लिखा गया होता, अगर संविधान के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार लेख लिख करके यह जाहिर नहीं किया होता कि उसकी मंशा क्या है संविधान के प्रति, उसकी मंशा क्या है हिंदू राष्ट्र के प्रति, उसकी मंशा क्या है लोकतंत्र के प्रति, तो शायद ओबीसी, एससी, एसटी का भरपूर समर्थन मिलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 और 2019 की तरह। लेकिन ये अपने एजेंडे को, छुपे एजेंडे को जग जाहिर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिए। और कोई भी दलित, अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट, आदिवासी नहीं चाहता है कि संविधान खत्म हो, लोकतंत्र खत्म हो और हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है मनुस्मृति का राज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बेमानी साबित हो जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आज की तिथि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी स्थिति हो गई है कि वह तीसरी बार शपथ लेने का सपना भूल जाए। 400 पार तो बहुत दूर की कौड़ी है। 272 सीटें जो एक जादुई आंकड़ा है भारत के लोकतंत्र में कि चुनाव आचार संहिता जारी होने के बाद, चुनाव संपन्न होने के बाद 272 सीटें मिल जाए, 543 में आधे से एक ज़्यादा सीट मिल जाए तो उसकी सरकार बनती है। तो 272 के आंकड़े तक भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच रही। और ये हम नहीं कह रहे, आरएसएस का सर्वे कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे कह रहा है कि 200 सीटों पर अटक जाएगी भारतीय जनता पार्टी, सत्ता तक नहीं पहुंचेगी, 72 पायदान पीछे रहेगी, 72 सीट कम से कम पीछे रहेगी। सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे नरेंद्र मोदी। अगर आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के समन्वित सर्वे पर हम भरोसा करते हैं तो हम यही मान करके चलेंगे कि अगर बीजेपी की जीत नहीं होगी, एनडीए की जीत नहीं होगी, तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। अब वो कितने मार्जिन से होगी यह नहीं कहा जा सकता है। और जो सर्वे आ रहे हैं सामने, हालांकि सर्वे पर रोक लगा दिया है, ओपिनियन पोल पर रोक लगा दिया है आचार संहिता के समय ही चुनाव आयोग ने, वरना अब तक कितने सर्वे आ जाते जो कि 400 पार दिलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और दिला भी चुके हैं। आचार संहिता लागू होने के पहले हर रोज सर्वे आता था और उसमें कोई 370 दे रहा है, कोई 303 दे रहा है, कोई 400 पार दे रहा है, कोई
330 दे रहा है। इस तरह से प्रधानमंत्री को जिताया जा रहा था, हवा हवाई किले बना करके। लेकिन आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जो काम करता था 2014-2019 चुनाव तक और तमाम राज्य स्तरीय विधानसभा के चुनाव में जो चेहरा काम करता था, वह चेहरा भी खत्म हो गया है। अब लोग मोदी के चेहरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस चेहरे ने बहुत लूटा है, बहुत धोखा दिया है, बहुत जुमला सुनाया है, बहुत झूठ बोला है। तो आज की वस्तु स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलई खुल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस देश की जनता समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारपोरेट को खिलाने वाले हैं। 16 लाख करोड़ से अधिक रुपए खिला दिया कारपोरेट को, अडानी अंबानी और पूरे कारपोरेट को, लगभग 22 कारपोरेट को। गरीबी मिटाने की बात बोले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पता नहीं कितने वादे किए थे, पता नहीं कितनी गारंटियां दिया था 2014 और 19 में। उसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक गारंटी भी पूरी नहीं हो सकी। तो 2014 के बाद 2019 तक लोगों ने विश्वास किया कि एक टर्म और दिया जाए, और उसी समय पुलवामा का छद्म राष्ट्रवाद भी लेकर के आ गए प्रधानमंत्री। उस पर लोगों ने भरोसा कर लिया था। लेकिन इस बार स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति CSDS चाहे भले ही नरम रुख अपनाते हुए उनके पक्ष में आंकड़े जारी कर दिया हो, लेकिन CSDS की भी मजबूरी है, क्योंकि CSDS जैसी संस्था भारत सरकार के रुपयों पर पलती है। पहले इसे 1 करोड़ रुपए दिया जाता था सालाना, अब इसे 10 करोड़ रुपए दिया जाता है सालाना, ऑफिस खर्चे और जांच पड़ताल खोज सर्वे करने के लिए 10 करोड़ रुपए। तो जिस तरह से चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना करके चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिए हैं, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। CSDS के सर्वे से भी यह बात भी खुल करके आई है। EVM के प्रति भी विश्वसनीयता खत्म हो गई है CSDS के आंकड़ों के अनुसार। उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं और इनकी गारंटियों पर भी नहीं विश्वास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की गारंटियों से ज्यादा राहुल गांधी की 5 न्याय 25 गारंटियों पर विश्वास कर रही है इस देश की जनता। और अभी अच्छी तरह से गांव तक राहुल गांधी की गारंटी नहीं पहुंच सकी है, क्योंकि राहुल गांधी के साथ नेशनल मीडिया नहीं है, नेशनल प्रिंट मीडिया नहीं है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। सिर्फ यूट्यूब चैनल है और सोशल मीडिया है, जिसके जरिए अपनी बातें पहुंचा रही है कांग्रेस गांव तक। और अब गांव में जाकर के आप बात कीजिए तो लोग गालियां देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, झूठा कहते हैं, जुमलेबाज कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं। ऐसी ऐसी गालियां जिसे विश्लेषण में उन शब्दों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो आज यह स्थिति हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की आहट आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर के कलंक से इन्हें भारी डेंट लग रहा है। नॉर्थ ईस्ट से 25 सीटें आती हैं। जितने भी राज्य हैं, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ वोट तो मिल सकता है, लेकिन सीटें नहीं मिल सकती हैं। और मणिपुर में तो वोट भी नहीं मिल सकता है। कुकी और मैतेई दोनों समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं और इनकी नाराजगी पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई है। तो 25 में 5 सीटें भी अगर ला लें प्रधानमंत्री तो बहुत माना जाएगा। दक्षिण भारत में 130 सीटें हैं। इन 130 सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी सीटें मिलेंगी यह तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का कोई जनाधार नहीं है और दक्षिण भारत की
AIDMK जो इनके साथ खड़ी थी, वह भी सनातन धर्म के मसले पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुकी। अब भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रोड शो कर रहे हों, रैलियां कर रहे हों, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यही काम अगर 2 साल पहले से करते होते तो हो सकता है कि कुछ वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होती, लेकिन हो सकता है कि इन रैलियों की वजह से, इन रोड शो की वजह से कुछ सीट नहीं, कुछ वोट मिल जाए, लेकिन वह सीट में तब्दील नहीं हो पाएगा। कर्नाटक में इन्हें 28 में 25 सीटें मिली थी 2019 के चुनाव में। आज यह स्थिति हो गई है कि 10 सीट भी नहीं मिलने वाली है। 2019 में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस द्वारा हड़पी हुई सरकार थी। कर्नाटक की मशीनरी डबल इंजन जिताने के लिए कृतसंकल्प था, लेकिन आज वहां पर कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार है और भारी बहुमत से है, तो वहां पर डबल इंजन इनका नहीं है और वो 28 में 25 सीटें नहीं दे सकता। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं कर्नाटक से। इसी तरह से तेलंगाना में भी इनका कोई जनाधार नहीं है। आंध्र में भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू इनके गठबंधन में अभी शामिल हुए हैं। हो सकता है कि कुछ सीटें, जिसके बारे में अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है कि कितनी सीटें चंद्रबाबू ला सकते हैं। रही बात तेलंगाना की, तो वहां पर BRS और कांग्रेस में लड़ाई है और कांग्रेस ने अभी अभी सरकार बनाई है, तो कांग्रेस तेलंगाना की ज्यादा सीटें लाने के लिए पूरा संघर्ष कर रही है और लाएगी भी। तो कौन से ऐसे राज्य हैं हिंदी बेल्ट में जहां पर इन्हें 100% सीटें मिल चुकी हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं, बल्कि वहां पर भी डेंट लगने वाला है। राजस्थान से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 10 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी कम से कम 5 सीटों का नुकसान होने जा रहा है और 5 सीटों पर कम से कम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी 2019 और 2014 की सीट जितना लाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसे रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। हरियाणा में 10 सीटें हैं और 10 सीटें लगभग हारने जा रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, क्योंकि हरियाणा से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके थे। केजरीवाल भी दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलने की संभावना है। दिल्ली के लोग चीख चीख करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे बेटे, हमारे भाई अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल में डाला है, इसका खामियाजा इन्हें चुकाना पड़ेगा। एक भी सीट दिल्ली से नहीं मिलेगी 7 सीटों में से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली में बयार बह रही है और इस बयार में उड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। न तो इनका राष्ट्रपति शासन का तुरुप का पत्ता चल पाएगा और न ये इन्हें 7 में से 1 सीटें मिल पाएंगी। और आने वाली फरवरी 2025 में विधानसभा दिल्ली का चुनाव भी है, वहां तक इसकी धमक जाएगी, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की धमक। और जैसे 2015 और 20 में भारी मतों से हार हुई है भारतीय जनता पार्टी से, उससे बड़ी हार होने जा रही है फरवरी में विधानसभा चुनाव में। हमें लगता है कि 2015 में इन्हें 3 सीटें मिल गई थी और 2020 में इन्हें 3 सीटें मिल गई थी। हमें लगता है कि इस बार इन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है और कई आम आदमी पार्टी के नेताओं को सालों से सड़ाया जा रहा है जेल में। अपराध कुछ भी नहीं, सजा इतनी लंबी। तो भारतीय जनता पार्टी आज इस मुकाम पर है कि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव की बेटी मीसा भारती चीख चीख करके कह रही हैं कि जिस तरह से सलूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के साथ,
खास करके राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव के साथ किया है, अरविंद केजरीवाल के साथ किया है। यही कुछ इनके साथ भी होगा। 2024 इंडिया जीतेगा तो, और इंडिया के जीत की आहट मिल ही रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी शपथ लेंगे या फिर जेल जाएंगे। जेल जाने की भूमिका और परंपरा इन्होंने ही शुरू की है। विपक्ष को तोड़ो, अगर पार्टी में आ जाता है भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो करके उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, और नहीं आता है तो उसे जेल भेज दो। तो यह परंपरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लागू होगी, और जो हजारों करोड़ रुपए का गमन इन्होंने चुनावी चंदे के तहत किया है, चंदा दो धंधा दो चंदा लो, और हफ्ता वसूली किया है लाखों करोड़ रुपए का, इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जेल हो सकती है। इंडिया गठबंधन अगर जीत जाएगा तो इस बात को न सिर्फ मीसा भारती कह रही है, विपक्ष के तमाम कद्दावर नेता भी कह रहे हैं, छुपे तौर पर, मीडिया के सामने नहीं, आपसी बातचीत में कह रहे हैं, जनता को संबोधित करते हुए भी कह रहे हैं, छोटे मोटे गली कूचे में जो भीड़ इकट्ठा होती है उनके बीच। तो देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुकर्म किया है, यह कुकर्म इनके ऊपर भारी पड़ेगा, या फिर तीसरी बार शपथ लेकर के संविधान को ख़त्म करेंगे, लोकतंत्र को ख़त्म करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हमें 1% नहीं उम्मीद है कि ये संविधान को ख़त्म कर पाएंगे, ये लोकतंत्र को ख़त्म कर पाएंगे और ये हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।